दशा के बाद एल नीनो वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन देख लेते हैं अब? एल नीनो वाली कंडीशन। एल नीनो वाली कंडीशन में क्या होता है कि यहां से देखो इक्वेटोरियल करंट अच्छा भला जा रहा था भैया, है ना, ऐसे जा रहा था, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा था, और फिर ये ऐसे एक पूरा जो है वॉकर सेल बना जा रहा था पूरा। लेकिन अब क्या होता है कि जो ये पेरू है, यहाँ पर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, पेरू, इसके पश्चिम यानी कि इस साइड लगभग 180 किलोमीटर दूर, कितना? 180 किलोमीटर दूर। इसको ना थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद क्या है कि अपन एल नीनो वाला ही सिस्टम बना लेते हैं। जी अब हो गया। इससे लगभग 180 किलोमीटर दूर, कितना? 180 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक गर्म महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। पेरू के तट से पश्चिम की ओर लगभग 180 किलोमीटर दूर एक गर्म जलधारा की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जहां सतही जल, जो इक्वेटोरियल करंट है, विषुवतीय जलधारा है, उसके विपरीत दिशा में जाता है। समझ में आ रहा है? पेरू के तट से पश्चिम की ओर लगभग 180 किलोमीटर दूर पर एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जनरेट होता है, प्रति विषुवतीय धारा बनती है, क्योंकि गर्म महासागरीय जलधारा होती है जिसकी दिशा विषुवतीय जलधारा से बिल्कुल उलट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और ये जब गर्म महासागरीय जलधारा जब पेरू के तट से टकराती है, तो अब ये गर्म महासागरीय जलधारा यहाँ से टकरा करके यह नीचे की तरफ जाएगी। बोलो, जाएगी कि नहीं जाएगी? आपने पिछली स्लाइड में भी यहाँ पर इस साइड देखा है, ये गर्म महासागरीय धारा टकरा के नीचे की तरफ जा रही है। तो सेम कंसेप्ट जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। जब ये महासागरीय जलधारा यहाँ पर टकरा के नीचे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर बताइए टेम्परेचर हाई होगा या लो? तो जाहिर रूप से टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हवा क्या करेंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से कलर मैच हो गया, थोड़ा अपन क्या है कि दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो ये कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अब टेम्परेचर अधिक है तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ भैया चल पड़ी। अब ऊपर की तरफ जाएगी तो हम सभी को पता है कि वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, जिसको, और जिस दर से घटता है, जिस रेट पर घटता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट। हमेशा याद रखिएगा इसको, NaLR, ठीक है, इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं। तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि महासागरीय क्षेत्र से ये हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इनके साथ मॉइस्चर भी होगा, नमी होगी इनके साथ। ऊपर जाएंगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये जल के कण आपस में पास आएंगे, क्या होगा? इनका संघनन होगा। अब ये संघनन होके क्या करेंगे? क्लाउड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बादल बनाएंगे। अब बादल बनाएंगे तो ये बताओ कि बारिश भी यहीं होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ तो हो नहीं रही। जब बादल यहाँ बनेंगे तो यहाँ पर
जो नॉर्मल बारिश होती है उसकी तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक बारिश पड़ जाती है। पेरू के तट पर या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भागों में नॉर्मल से ज़्यादा लगभग 3x to 4x 3 से 4 गुना यहाँ पर बारिश बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो ग्लेशियर्स भी पिघलने लगेंगे, है ना। हालांकि इसके प्रभाव के बारे में जब हम बात करेंगे उसको भी देखेंगे। अब जब यहाँ पर ठंडा पानी होता था पेरू के कोस्ट के पास, तो यहाँ पर प्लैंक्टन्स के विकास के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होती थी, अच्छी दशाएं बनती थी। और प्लैंक्टन्स क्या होता है, मछलियों के भोजन होते हैं, इसलिए यहाँ पर मत्स्य उत्पादन, फिशरीज का उत्पादन, मछली उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। मछलियाँ अच्छी मात्रा में पाई जाती थी यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर ठंडे की जगह पर गर्म पानी आ गया तो प्लैंक्टन्स का विकास नहीं हो पाएगा। प्लैंक्टन्स का विकास नहीं होगा तो मछली यहाँ पर ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। मत्स्य उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मछली पालन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये अब दशा देखो, यहाँ से काउंटर इक्वेटोरियल करंट आई, यहाँ से पानी नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ से पानी ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रहा है पानी, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या हवा ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? जाहिर सी बात है, हवा नीचे की तरफ आएगी। हवा नीचे की तरफ आएगी तो केंद्र पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर कैसी दशा होती है, एंटी साइक्लोनिक दशा होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, प्रति चक्रवातीय दशा होती है। और प्रति चक्रवातीय दशा कैसी होती है मेरे भाई, कि प्रति चक्रवातीय दशा वर्षा को आकर्षित नहीं करती है। प्रति चक्रवातीय दशा वर्षा को आकर्षित नहीं करती है। तो जब इस क्षेत्र में क्लाउड्स बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो कुल मिला के बहुत मिनिमल स्टेज पर बनेंगे, कम मात्रा में बनेंगे, सूक्ष्म बादल बनेंगे, जिससे वर्षा की मात्रा होगी तो, लेकिन बहुत कम होगी। कैसी होगी? बहुत कम होगी। अब ये देखो, वॉकर सेल जो कुछ इस प्रकार से दिखता था नॉर्मल कंडीशन में, क्या यहाँ पर उसी प्रकार से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर दशा कैसी हो गई, देखो बिल्कुल ऐसे उलट गया ना वॉकर सेल पूरा। तो ये वॉकर सेल, नॉर्मल वॉकर सेल की तुलना में उल्टे वॉकर सेल की दशा है। क्लियर है? तो यही है हमारा एल नीनो। अब देखो, यहाँ पर प्रभाव के बारे में अभी आने वाले हैं, है ना। हालांकि लगभग 45 मिनट की अपनी क्लास हो चुकी है अब तक। खैर 1 घंटे तक तो अपनी चली ही जाएगी क्योंकि प्रभाव भी है। तो एल नीनो में जो नॉर्मल दशा है, अब देखो अंतर देखना, नॉर्मल दशा में दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि चिली, पेरू, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है। चिली, पेरू आदि जगह पर प्रति चक्रवातीय दशा का निर्माण होता है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे क्षेत्रों में चक्रवातीय दशा का निर्माण होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब चूंकि यहाँ पर ही बारिश कम है, इस वाले एरिया में ही बारिश कम है, अब यहीं से भारत में मानसूनी पवनें अट्रैक्ट होती है। तो मानसूनी पवनें अपने साथ देखो उतनी स्पीड से पवनें नहीं ले जा पाएंगी। मानसूनी पवनें क्या होती हैं? आवर्ती पवनें होती हैं जो वर्ष में 6 महीने जल से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती हैं। तब जब इनकी स्ट्रेंथ ही कम होगी तो जाहिर सी बात है, ये भारत है, भारत में मानसून कैसा रहेगा? कमजोर रहेगा। और भारत में मानसून कमजोर रहने का मतलब क्या है कि जो वर्षा का जो सीजन होता है, जो जून से स्टार्ट होकर के सितंबर तक होता है, इस वाली ड्यूरेशन में वर्षा की मात्रा
क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसका सीधा सा प्रभाव हमारे किसानों पर और उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसलों पर होगा। क्लियर है इतना? अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, और ये हमारा आखिरी पड़ाव है एल नीनो के प्रभाव। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखते हैं, ला लीना। ला लीना क्या है? जब सामान्य जो दशा थी, सामान्य वायुमंडलीय दशा जिस प्रकार से बारिश होती है, एल नीनो पूर्व दशा, उसमें और निखार आ जाए, मतलब ये और तीव्र हो जाए। सामान्य दशा, जब सामान्य दशा तीव्र हो जाती है तो संघनन की दर ज़्यादा होती है, संघनन की दर ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है इस दक्षिण पूर्व वाले एशिया वाले क्षेत्र में, तो यहाँ से जो मानसूनी पवनें हैं अपने साथ ज़्यादा मात्रा में नमी को ले जा पाती हैं, अपने साथ ज़्यादा मात्रा में नमी को ले जा पाती हैं, तो भारत में अच्छी तरीके से मानसून आता है। अच्छी तरीके से मानसून आता है मतलब जून से सितंबर के बीच में अच्छी मात्रा में बारिश होती है, और भारत की ज़्यादातर किसान आज भी अपने कृषि के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। इस मानसून अच्छा होने से उनका उत्पादन अच्छा होता है और उनकी आय भी बढ़ती है। तो इस दशा को बोलते हैं ला लीना। एल नीनो की बिल्कुल उलट दशा को क्या बोलते हैं? ला लीना। और ये दोनों एल नीनो और ला लीना क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। इसी को बोलते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, है ना। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एल नीनो के साथ ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमने एल नीनो देख लिया। एल नीनो से पहले सामान्य दशाएं क्या होती हैं ये देख लिया। सामान्य दशा के बाद एल नीनो की जो दशा होती है उसको देख लिया। हमने ला लीना की दशा के बारे में भी चर्चा कर ली, और एक शब्द जो आप अपनी किताबों में देखते होंगे एनसो, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए, जो कि है एल नीनो के प्रभाव। एल नीनो के प्रभाव विश्व पर आपने देख ही चुके। यहाँ पर विश्व में प्रभाव और भारत में प्रभाव। विश्व में प्रभाव आप आसानी से बता सकते हैं कि एल नीनो की दशा में जो साउथ ईस्ट एशिया है और जो साउथ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया में अब बात करें वर्षा की, तो साउथ ईस्ट एशिया में वर्षा कैसी होगी? कम। साउथ अमेरिका में वर्षा की मात्रा ज़्यादा। यहाँ पर क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सूखा। कहाँ पर? स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। और यहाँ पर साउथ अमेरिका के जो कोलंबिया है, इक्वाडोर है ना, पेरू है, इन सारे क्षेत्रों में क्या होगा? आएगी फ्लड। क्या आएगी? फ्लड, यानी कि बाढ़ आएगी। इसके अलावा इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा, साउथ अमेरिका वाले एरिया में, तो यहाँ पर ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बढ़ेगी, जिससे नदी जल स्तर भी बढ़ेगा और वो अलग तरीके के नुकसान होंगे। इसके अलावा और क्या होगा कि जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो प्लैंक्टन्स का विकास होता था, प्लैंक्टन्स का विकास कम होगा, और इसका डायरेक्ट प्रभाव इनके मत्स्य उद्योग पर पड़ेगा। मत्स्य उद्योग पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये भोजन का मुख्य स्रोत है, इसलिए यहाँ पर खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। और सेम दशाएं आपकी साउथ ईस्ट एशिया में सूखा होगा। ठीक है, आपकी वर्षा कम होगी तो किसानों का उत्पादन कम होगा, किसानों का उत्पादन कम होगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के बारे में। भारत में देखते हैं सबसे पहला कारण जो प्रभाव है, मानसून क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। नीचे का ट्रिपल डॉट का मतलब हो गया कि बहुत खराब मानसून रहेगा। मानसून खराब रहेगा तो
जून से जो सितंबर वाला टाइम फ्रेम है, इसमें वर्षा क्या होगी, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, वर्षा कैसी होगी, कम होगी। और भारत की अधिकांश कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। तो चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे वो रबी की फसल हो, इनका उत्पादन कैसा होगा, उत्पादन कम होगा। जब इनका उत्पादन कम होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर चले, जब इनका उत्पादन कम होगा, उत्पादन अगर कम हुआ, जब उत्पादन कम हुआ तो बाजार में खाद्यान्न में क्या आएगी, कमी आएगी। अब खाद्यान्न में कमी आएगी और प्लस जनसंख्या कैसी है भारत की, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, खाद्यान्न में कमी आएगी, तो इसका सम्मिलित प्रभाव क्या होगा कि भारत में भुखमरी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जरूर से बढ़ेगी भुखमरी। अब भारत में भुखमरी की स्थिति क्या है कि भारत में आज भी लगभग 82 करोड़ लोगों को सरकार क्या दे रही है, खाना मुहैया कराती है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। अब ये जो 82 करोड़ है इनको खाना उपलब्ध करा रही है, तो इसके लिए एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त भंडारण भी होना चाहिए। अब चूंकि जब एफसीआई के पास भंडारण होना जरूरी है, तो चूंकि उत्पादन ही कम है तो इसका भंडारण भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो जनसंख्या ज्यादा है, खाद्यान्न कम है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, खाद्यान्न कम है और जनसंख्या ज्यादा है। खाद्यान्न कम का मतलब क्या होगा, आपूर्ति कम है यानी कि सप्लाई कम है। जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब क्या है, मांग अर्थात की डिमांड ज्यादा है। जब मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, और सामान्य अर्थशास्त्रीय नियम ये कहता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की आपूर्ति कम और मांग ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से उसके मूल्य में बढ़ोतरी होगी, और मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो ये गरीब लोगों के लिए एक्सेसिबल, मतलब उनकी पहुंच से ये चीज बाहर हो जाएगी। और इसी कारण को देखते हुए याद कीजिए शुरुआत के क्षण हमारी क्लास के, जब मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसकी ब्रीफिंग देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय जो समृद्धि दर है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर है, उसके अनुमान को कम किया, साथ ही साथ मुद्रास्फीति को बढ़ाया। तो मुद्रास्फीति, मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ेगी, एक बात और याद कीजिए, वहां पर मैंने बोला था कि आरबीआई गवर्नर ने ये कहा था कि फूड प्राइजेस के बारे में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। और यहाँ पर अनिश्चितता का मतलब क्या है कि इसके प्राइस में बढ़ोतरी, मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ से आपको स्पष्ट ये समझ में आ रहा होगा कि मूल्य में बढ़ोतरी कैसे हुई। खाद्यान्न के मूल्य में क्या रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। अनिश्चितता का मतलब मूल्य हो सकता है कि ज्यादा बढ़ जाए, एक ये बात। अब दूसरी बात एक और कि एक तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कृषि की हालत वैसे ही डामाडोल है, उसके हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त है नहीं, मानसून भी कम है। मानसून जब कम है, उत्पादन कम होगा तो किसान अपनी निजी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएगा, जो कि उसकी आधारभूत जरूरतें हैं। खाने पीने की भी किल्लत हो जाएगी उसके जीवन में, और इसका सामान्य प्रभाव आपको दिखेगा कि किसान अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, उसने जो ऋण लिया है वो ऋण पूरा नहीं कर पाएगा, किसान अपना ऋण नहीं दे पाएगा, ऋण नहीं दे पाएगा तो वो एनपीए होगा और एनपीए बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, किसान जब ऋण नहीं दे पाएगा और अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाएगा
तो इसके पास घूम फिर के एक ही उपाय बचता है, जो कि है आत्महत्या का। और इसी चक्कर में आत्महत्याएं भी बढ़ने को आपको मिलेंगी। अगर मानसून कमजोर रहता है तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मानसून हालांकि 4 दिन के समथिंग, 3 से 4 दिन लेट हुआ है अब की बार, और देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एल नीनो का पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जो कि आपको ना आती हो। अगर आपको कहीं डाउट रह गया है तो आप क्लास को फिर से देख सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा में इसको जरूर शामिल करूंगा।